कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। और एफ में लेकिन था क्या फिर उसमें? ठीक है, तो 19 हमने देख लिया था। तो एक बार ना एक ये ध्यान रख लो कि आर्टिकल 19 में जो एक ए था ना, 19 का एक ए, उसमें हमने एक लिखा था ना विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और हमने एक लिख दिया था प्रेस की स्वतंत्रता। ये लिख दिया था ना। तो प्रेस की स्वतंत्रता भी उसमें जोड़ दिया गया कि आप विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो प्रेस को भी अपनी स्वतंत्रता है। ठीक, तो उसको आर्टिकल 19 एक ए के तहत संरक्षण दे दिया गया है, ध्यान रख लो। अब बस थोड़े से बस एक आर्टिकल और वो लिख लो, केस लिख लो कि ये केस कौन सा था। इंडियन न्यूज़ एक्सप्रेस केस था 1985 का। वो लिखो जरा कि इंडियन न्यूज़ एक्सप्रेस, हिंदी में लिखे इंग्लिश में? इंग्लिश में लिख लें, इंडियन न्यूज़ एक्सप्रेस केस CASE 1985। इसमें जोड़ा गया प्रेस की स्वतंत्रता, यानी कि इसमें प्रेस की स्वतंत्रता जोड़ी गई। ये लिखो बस छोटी छोटी 3 लाइन में, हाँ केस लिख लो, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस या इंडियन न्यूज़ एक्सप्रेस केस। एक मिनट, इसको ऐसे इंडियन लिख लिया है, इंडियन ये है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस। ये केस ऐसा है, इंडियन एक्सप्रेस मतलब इंडियन एक्सप्रेस जो पेपर आता है न्यूज़पेपर, उसका केस है इंडियन। वरना हालांकि वो पहले लिख सकते थे, लेकिन इंडियन न्यूज़ भी एक चैनल है, ठीक है, तो वो उसका केस नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस 1985 का है। तो उसमें प्रेस की स्वतंत्रता 19(1)(a) में जोड़ दी गई थी इसके तहत, ठीक है। और गुलाम नबी आज़ाद केस लिखो, दूसरा केस लिखो, गुलाम नबी आज़ाद केस, ये 2020 का है, अभी रिसेंटली कोरोना के टाइम का है, ठीक। इसमें क्या है, इंटरनेट एक मौलिक अधिकार, इंटरनेट को आपका मौलिक अधिकार बता दिया गया। इंटरनेट एक मौलिक अधिकार, यानी इंटरनेट को ही मौलिक अधिकार बता दिया, आपका फंडामेंटल राइट है इंटरनेट चलाना, ठीक है। ये दूसरा केस हो गया, गुलाम नबी आज़ाद केस 2020 का है। नवीन जिंदल केस 2004 का लिख लो, नवीन जिंदल केस 2004, नवीन जिंदल केस 2004 का है ये। इसमें क्या है, इसमें है राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता आपको मिली है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने, यानी राष्ट्रीय ध्वज फहराना आपका एक मौलिक अधिकार है, आप फहरा सकते हैं राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, ठीक है। नवीन जिंदल केस हो गया। ये सब उसी से आधारित है, स्वतंत्रता के अधिकार थे, आपका स्वतंत्रता है ये आपको। इमैनुअल केस 1986 का, इमैनुअल केस 1986 का, इमैनुअल केस 1986 का है। इसमें क्या है, मौन की अभिव्यक्ति, मौन की अभिव्यक्ति, मौन की अभिव्यक्ति, यानी कि मौन की अभिव्यक्ति की जगह मौन भी अभिव्यक्ति लिखो, मौन भी आपका एक अभिव्यक्ति है, मौन भी अभिव्यक्ति है, मौन भी अभिव्यक्ति है, यानी कि चुप रहने का अधिकार, ऐसे लिख लो उसको, चुप रहने का अधिकार, यानी कि आप चुप रह सकते हैं, ये भी आपका एक फंडामेंटल अधिकार है, कोई जबरदस्ती आपको बुलवा नहीं सकता है। जैसे ये राष्ट्रगान गाने के चक्कर में बात थी कि राष्ट्रगान कह रहे गाओगे क्यों नहीं राष्ट्रगान, आप राष्ट्रगान गाओ, तो फिर वाली बात हुई थी। ठीक है। बाकी एक से संबंधित ऐसा है कि जब ये इंटरनेट एक मौलिक अधिकार आपका है, तो बात ये हुई थी कि इंटरनेट अगर हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, तो इंटरनेट का उपयोग करके अगर कोई व्यक्ति फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, इन पे कोई अगर मतलब ऐसी भाषा का उपयोग करता है, हेट स्पीच का घृणा फैलाता है इंटरनेट का यूज़ करके, तो उसको अपराध घोषित करा जाएगा नहीं करा जाएगा। मतलब
अगर इंटरनेट तो उसका मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार तो वही चीज़ है कि इंटरनेट का उपयोग करके अगर वो उसने कोई घृणा फैलाई, यानी फेसबुक को कोई ऐसी पोस्ट डाली, कोई ऐसा चित्र प्रस्तुत किया तो उससे घृणा फैल रही है समाज में, तो उसको अपराध माना जाएगा, उसका नहीं माना जाएगा। तो ऐसे मुद्दे चले। तो लेकिन क्या होता था, किसी ने पोस्ट डाल दी कुछ तो पकड़े जाते थे बाद में, पहले फिर सुप्रीम कोर्ट छोड़ देते थे कि भाई ये तो मौलिक अधिकार है आपका इंटरनेट चलाना एक हिसाब से। तो फिर क्या हुआ 2000 मतलब सूचना प्रौद्योगिकी आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट 2020 का ही है, ठीक है। तो सूचना प्रौद्योगिकी एक कानून है हमारे यहाँ, जिसे बोलते हैं सूचना, आई का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, यानी इसी के नीचे लिख लेना चाहिए सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी कानून है, एक्ट का मतलब कानून या अधिनियम, तो सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी एक्ट 2020 का जो है, इसकी एक धारा है, धारा एक कानून है, कानून की धारा है 66A, इस कानून की धारा है 66A, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66A। तो इसमें ये बात चली थी, इसमें बात हो रही थी कि इस धारा का यूज़ करके मतलब छोड़ दिया जाता था कि अपराध करता था कोई व्यक्ति अगर ऐसा तो छोड़ दिया जाता था। और ये धारा कहती थी कि भाई इंटरनेट एक आपका मौलिक अधिकार में बताया ना, तो इसकी धारा के तहत क्या होगा, यदि कोई व्यक्ति इंटरनेट का उपयोग करके कोई ऐसे करता है तो वो अपराध होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट छोड़ देता था कि भाई ये इंटरनेट तो मौलिक अधिकार है, और यहाँ पे अपराध बताया जाता था कि आपको ऐसा नहीं करना है। तो क्या हुआ कि 2014 में इस धारा को 2014 में धारा 66A को रद्द कर दिया गया, हटा दिया, बोले इसको हटाई दो, रद्द कर दिया गया। यानी कि अब कोई अगर फैलाएगा, कोई फेसबुक से या इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ट्विटर वगैरह से इन पर कोई अगर घृणा फैलाएगा तो उसको अपराधी माना जाएगा। हाँ, अब माना जाएगा, मतलब इंटरनेट का मौलिक अधिकार आपका है तो आपका मौलिक अधिकार पर कोई सीमा भी तो रहती है हर एक चीज़ों पे, कि आप ऐसा थोड़ा है कि आप कुछ भी करेंगे। तो ये आर्टिकल 19 हो गया। ये बस ध्यान रख लेना कि जो ऐसे मैं केस लिखवा रहा हूँ, ऐसे भी आगे केस और आएंगे कि सोने का अधिकार आपको कौन से केस में मिला, बाबा रामदेव के 2011, ठीक है। ऐसे आपको पर हाँ, मतलब 2011 में बाबा रामदेव जी को उठा लिया गया, तो वो बोले कि भाई मुझे सोने दिया जा रहा है, सोने दो, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या डाला, तो उन्होंने कि सोने का अधिकार है, ये आपको मौलिक अधिकार है, आप किसी का अधिकार का हनन नहीं करेंगे, सोने दो सबको। फिर जब उठे तब आराम से गिरफ्तारी करो या उनसे बातचीत करो, भाई आपके खिलाफ वारंट निकला है। तो ये केस ऐसे करके केस हमें पूछ लेते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस केस में दिया था, तो इंडियन न्यूज़पेपर एक्सप्रेस केस, ठीक है, यानी इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस, गुलाम नबी आज़ाद केस, इंटरनेट का मौलिक अधिकार। ये जम्मू कश्मीर में अभी जब कोरोना चल रहा था, ठीक है, आर्टिकल 370 हटाया गया, 2019 में हटाया गया था। तो जम्मू कश्मीर में वहाँ पे 370 जब आर्टिकल हटाया गया तो वहाँ पे इंटरनेट बैन कर दिया गया जम्मू कश्मीर में, कि कोई इंटरनेट चला के ऐसे करके बाद में प्लानिंग वगैरह कर ले, चलो वहाँ पे अटैक कर दें या अटैक कर दें, ऐसे करके उन्हें डर लग रहा था कि जम्मू कश्मीर माहौल बिगड़ सकता है, क्योंकि 370 धारा हटाना बहुत कठिन काम था, एक तो बहुत टाइम से चली आ रही थी, तो बीजेपी को हटाना था। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जारी कर रखा था कि हम सबसे पहले 370 हटाएंगे, फिर राम मंदिर का मुद्दा सॉल्व करेंगे, ऐसे करके बात उन्होंने बताई थी। तो 370 जब हटाई गई तो उन्हें डर था कि वहाँ पे जम्मू कश्मीर में केओस ना फैल जाए बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे उन्होंने इंटरनेट को कभी शट डाउन कर दिया, बिल्कुल नहीं चलने दिया, और वहाँ के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको उनके घर में नज़रबंद कर दिया कि वो घर में ही रहेंगे, ज़्यादा बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। तो अब वो घर में भी थे, इंटरनेट का यूज़ नहीं करने जाए, तो केस डल गया है भाई कि भाई इंटरनेट को कब तक मतलब बंद रख सकते हैं। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में गुलाम नबी आज़ाद केस में ये ऑर्डर दिया कि इंटरनेट एक मौलिक अधिकार है, आप कुछ ही विशेष परिस्थितियों में कभी शट डाउन कर सकते हो, और वो भी बता के कारण बता कि इतनी देर के लिए, बहुत समय लंबे समय के लिए वो भी नहीं कर सकते आप। तो इंटरनेट एक मौलिक अधिकार हो गया। ऐसी राष्ट्रीय ध्वज फहराने की बात चल रही थी कि राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं, किसी ने कहा कि अपमान है ये वगैरह, तो राष्ट्रीय ध्वज भी हम कभी भी फहरा सकते हैं, ये भी बात हुई थी। फिर राष्ट्रीय ध्वज के साथ में राष्ट्रीय गान भी गाना कि भाई हम तो फहरा रहे हैं, हम गा रहे हैं, तुम भी गाओ संग में। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं गाएंगे, मन नहीं है, जो भी है। तो मैनुअल केस हुआ एक, तो उन्होंने वहाँ पर बताई, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपको मौन रहने का अधिकार भी है, आप रह सकते हैं, राष्ट्रीय गान गाने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता। तो आप कहीं खड़े हो, खाली बस खड़े हो जा रहे हैं, सम्मान करो, यानी कि तिरंगे वो राष्ट्रगान गा रहा है, तुम कुछ फेंक के मार रहे हो, वो चीज़ नहीं है, या उसको हिलाए पड़े हो, तो वो चीज़ नहीं। तो आपको भी जो कर्तव्य, आपको अपने कर्तव्य दिखाने पड़ेंगे। ऐसी आईटी एक्ट, ये सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट है, इसी एक्ट में ही बात करिए थोड़ा और संशोधन करा जाए कि जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेजोन्स हैं, ये सब है ना, तो इन सब में क्या है कि वो धड़ल्ले से कुछ भी यूज़ करें, उन पर सेंसर नहीं लगा हुआ है, तो उन पर सेंसर लगाने की बात चल रही है कि मतलब कुछ भी ऐसे ना दिखाया जाए, एक समाज के हिसाब से थोड़ा दिखाया जाए। और प्रेस की स्वतंत्रता को क्यों डाला, सुप्रीम कोर्ट का इसमें तर्क क्या है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया प्रेस को भी क्यों स्वतंत्रता बना दिया, कि 3 स्तंभ हैं आपके, बताइए ना कौन कौन से संसद के स्तंभ, 3 कौन कौन से, विधायिका और
न्यायपालिका इतने निकल के कार्यपालिका और एक अब हाँ अब मीडिया जोड़ दिया गया। यहीं पे बताया गया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया कि ठीक है भाई आपके संसद के ठीक आपके 3 स्तंभ है, ठीक, तो उसमें 3 स्तंभ है, लेकिन चौथा स्तंभ भी एक जरूरी है मीडिया। कि मीडिया क्या है, मीडिया काम करेगी जनता के साक्षरता का। जो जनता है वो उस हिसाब से पढ़ी लिखी इस राजनीति की जो समझने के लिए पढ़ी लिखी नहीं है, उसे नहीं समझ में आता कि ये विधायिका न्यायपालिका कार्यपालिका जो काम करने का प्रोसेस है वो क्या है। तो मीडिया को ये जनता को साक्षर करेगी, मीडिया मदद पहुँचाएगी। मीडिया पढ़ी लिखी है, मीडिया जो यहाँ से बातें आएंगी वो मीडिया जनता तक बात पहुँचाएगी कि भैया ये बात है, तो इसलिए मीडिया का काम है। फिर मीडिया को निष्पक्ष होना वो बात अलग अलग की बात है। तो उन्होंने एक तर्क ये भी दिया कि जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इसमें, ठीक है, तो विचार और आप अभिव्यक्त कैसे करेंगे अपने विचार को, या तो आप लिखित करेंगे, लिख के करेंगे, या तो आप मौखिक करेंगे, ठीक है, और या फिर आप हाव भाव से करेंगे, कोई एक्सप्रेशन देके। तो आपके विचार कैसे व्यक्त करोगे, आप तो लिखित तौर पे व्यक्त करोगे, मौखिक तौर पे व्यक्त करोगे और हाव भाव से व्यक्त करोगे, ठीक। तो लिखित तौर पे व्यक्त करने के लिए तो मीडिया क्या करेगी, न्यूज़पेपर है, अखबार है ना, अखबार हैं और ये पत्रिकाएं हैं, होते हैं अखबार पत्रिकाएं मैगजीन वगैरह ये सब, तो इनकी सहायता से ये क्या मीडिया इसमें आपके जो विचार अभिव्यक्त हैं, आपकी जो विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता है उसमें मीडिया आपको मदद करेगी अखबार के ज़रिए से, पत्रिकाओं के जरिए से, मैगजीन्स कई सारी आती है, पैम्पलेट्स आती हैं छोटी छोटी, ठीक है, उनके जरिए। मौखिक तरीके में क्या है, आप मौखिक तरह से अपने विचार व्यक्त करना चाह रहे हैं तो क्या है भाई न्यूज़, वही रेडियो, टीवी, ठीक है, ये सब आ जाएंगे इसमें, रेडियो टीवी ये आ जाएंगे इसमें, ठीक। और हाव एक्सप्रेशन का मतलब वही सब हो गया, सिनेमा वगैरह आदि इसमें आ जाएगा, सिनेमा आदि, ठीक। तो इन सब के लिए मीडिया ज़रूरी है ना, आपको विचार और जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है आपको, इनको विचार आप ऐसे लिखित तौर पर व्यक्त कर सकते हो या मौखिक तौर पे या हाव से एक्सप्रेशन से कर सकते हो, तो उनके लिए मीडिया आपको ये सपोर्ट में मिलेगी। तो मीडिया आपको इसलिए ज़रूरी है, इसलिए उन्हें प्रेस की स्वतंत्रता भी एक क्या है आपको स्वतंत्रता का अधिकार में जोड़ दिया गया, 19 और 1A में जोड़ दिया गया, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ इतनी ध्यान रखना, केसेस ध्यान रखना, 19 से संबंधित इतना ही है और कुछ नहीं है। अब आर्टिकल डाल लो 20 हेडिंग, अनुच्छेद 20, ठीक। आर्टिकल 20 बड़ी सी हेडिंग मान लो, उसमें आर्टिकल 20(1) लिखो, 20(1), ठीक। 20(1) क्या कह रहा है, व्यक्ति को, अरे तो मैं बोल दे रहा हूँ लोगों, किसी भी व्यक्ति को जो बोलना जरूर बोले, किसी भी व्यक्ति को अपराधी तब तक नहीं ठहराया जा सकता, किसी भी व्यक्ति को अपराधी तब तक नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो। किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो। ठीक है, और उस व्यक्ति को उस कानून में प्रस्तावित सज़ा से अधिक सज़ा नहीं दी जा सकती, और उस व्यक्ति को उस कानून में प्रस्तावित सज़ा से अधिक सज़ा नहीं दी जा सकती। यानी क्या हुआ, यानी किसी भी व्यक्ति को अपराधी तब तक नहीं ठहराया जाता जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो, और अपराध के समय कानून का उल्लंघन ना किया हो,
और उस कानून में प्रस्तावित सज़ा से अधिक सज़ा नहीं दी जा सकती। अब 20(2) लिखो, एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता, ठीक है। एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता एक अपराध के लिए, यानी किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता। ये 20(2) में, हाँ 20(2) में। अब 20(3) में, 20(3) में 20(3) में, ठीक है, अपने ही विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, अपने विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है। 20(1) क्या कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो। लिखो जल्दी लिखो ये वाला, फिर मैं बताता हूँ। ठीक, अब ना ऐसे नीचे लिख लेना, और अगर उधर जगह तो उधर लिखना। 20(1) से एक सिद्धांत निकलता है। 20(1) से कौन सा निकलता है? भूतलक्षी विधायन, ठीक है। यानी 20(1) लिखा और यहाँ लिख लिया भूतलक्षी विधायन। ये कंसेप्ट पूछ लेते हैं कि भूतलक्षी विधायन कौन से आर्टिकल से निकाला, 20 भूतलक्षी विधायन ऐसे कर लिख लेना, ठीक है। उसकी इंग्लिश क्या लिखी है? एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन। तो आर्टिकल 20(1) से क्या निकल रहा है? भूतलक्षी विधायन का सिद्धांत निकल रहा है, भूतलक्षी विधायन। ये अब आपने 20(1), 20(2), 20(3) लिख लिया। अब 20(1) में अलग से लिख लो। 20(1) में क्या है? भूतलक्षी विधायन का सिद्धांत है। जैसे वो आच्छादन का सिद्धांत और पृथक्करण के सिद्धांत से वो निकल रहे थे, ऐसे ये भूतलक्षी विधायन का सिद्धांत एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन। एक्स पोस्ट EXPOST फैक्टो FACTO लेजिस्लेशन LEGISLATION लेजिस्लेशन, ठीक है। ये भूतलक्षी विधायन, ठीक। यानी कि यहाँ लिखा 20(1) लिखा, इसमें लिखा भूतलक्षी विधायन की मनाही, यानी भूतलक्षी विधायन की मनाही। अभी मैं बताता हूँ भूतलक्षी विधायन है क्या। लिखा, अब इसमें समझो भूतलक्षी विधायन में 2 तरह के कानून होते हैं। एक कानून होता है सिविल कानून, ठीक है, सिविल क्राइम, एक कानून लिख लो कोई भी। और एक क्या हो जाएगा? क्रिमिनल, ठीक है, कानून या क्राइम कुछ भी करके लिख लो। तो आपने अगर सिविल अपराध कोई किया है या सिविल क्या क्रिमिनल किया है तो क्या भूतलक्षी विधायन किसके लिए? यानी सिविल को दीवानी भी बोलते हैं ना, ठीक है, दीवानी। इसको सिविल वाले को ना दीवानी भी बोलते हैं, पुरानी भाषा चल रही है उनकी, तो दीवानी कानून। और ये आपराधिक हो जाएगा, आपराधिक। अब इसमें समझो कि ऐसे करके 2 एरो मान लेना। ये क्या है? ये जो भूतलक्षी विधायन है, ठीक है, पहले इसको समझ लो। भूतलक्षी विधायन होता है तब अच्छे से समझ में आएगा। भूतलक्षी विधायन क्या है? ये भूतलक्षी विधायन ऐसे कह रहे हैं कि आज आपने कोई कानून बनाया, ठीक है। आज आपने जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने, जैसे ये गड्ढा है, इस गड्ढे में मान लो आपको कोई पत्थर नहीं फेंकना था, ठीक। एक कोई गड्ढा था सड़क पे और आपको इसमें पत्थर नहीं फेंकना था, और मतलब कोई ऐसे कूड़ा कचरा वगैरह नहीं फेंकना था, और आज कोई कानून नहीं था, आपने फेंक दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन आज की डेट में 2020 और अगले दिन से क्या हुआ? एक कानून बन गया कि अगर रास्ते में कोई गड्ढा है, उसमें किसी ने पत्थर या कुछ फेंका, तो उसको भाई या फिर 5 दिन की जेल या फिर इतना जुर्माना, ऐसे कानून बन गया। लेकिन आज से जब कानून बना है तो ये क्या हुआ? ये जो कह रहे हैं कि भूतलक्षी विधायन की मनाही करता है कि क्या है
अब कल तो इस व्यक्ति ने फेंका था तो इसको पकड़ नहीं लिया जाएगा तुरंत, कल तो तुमने फेंका था, लेकिन कल कानून नहीं था, ठीक है, आज कानून है। तो ये क्या कर रहा है, भूतलक्षी विधान की, यानी कि आज आप कानून लगाओगे, ऐसा नहीं है कि आप पुराने जितने लोगों ने वो ऐसा कुछ कर्म किया हो तो आप उन सबको पकड़ लोगे, जो भी कानून जिससे संबंधित हो, चाहे मर्डर से संबंधित हो या कुछ से संबंधित हो, कुछ भी। तो ऐसे करके आप बता रहे हैं कि भूतलक्षी विधान की मनाही करता है, लेकिन भूतलक्षी विधान की मनाही करता है क्रिमिनल वाले में, दीवानी कानून में नहीं मना करेगा। क्रिमिनल कानून अगर कोई ऐसा है, किसी ने पहले कोई ऐसा क्राइम किया है जो तब उस टाइम कोई कानून नहीं बनाता, लेकिन अब कोई आपने कह दिया आपको अगर ऐसा करेगा तो उसको क्राइम माना जाएगा, ठीक है। यानी दो तरीके से कानून होते हैं, दो तरीके अपराध होते हैं, एक सिविल अपराध, ठीक है, जो घरेलू स्तर पे अपराध होते हैं वो सिविल होते हैं, और मारा मारी वाले जो खून खराबा वाले सब मर्डर वगैरह होता है वो सब क्रिमिनल में आते हैं, ठीक है। और चोरी डाकू छोटी छोटी ये सब दीवानी कानून में आते हैं कि इनने हमारी चोरी कर ली है, गाड़ी उठा ली रास्ते से, हमारे घर से पेन चुरा के ले गए, ऐसा कुछ, ठीक। तो ये समझ में आ रहा है भूतलक्षी विधान, समझे कि क्या हुआ कि भूतलक्षी विधान की मनाही करता है, यानी कि आज आपने कोई कानून बना दिया कि ठीक है अगर किसी ने ऐसा करा तो अब किसी ने करा था, मान लो पुराने ज़माने में कुछ कोई काम किया होगा ऐसा, अब वो उस टाइम कानून था ही नहीं, तो अब सरकार बदली, बोले मैं कानून बना लूँगा और कानून बनाऊँगा फिर इसको पकड़वाऊँगा, इसने ऐसा काम किया और इस मेरे मतलब का काम किया नहीं है, तो क्या करा उन्होंने कानून बनाया, तभी इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया यहाँ पे, उसमें लिखा क्या कि भूतलक्षी विधान की मनाही है कि आपने अपने क्या पता पर्सनल हिस्से से आपने कोई संबंधित कानून बनाया हो और आप किसी पीछे वाले व्यक्ति को पकड़वाना चाह रहे हो, समझ में आ रहा, तो आपको कानून आया तो भूतलक्षी विधान नहीं गया, लेकिन सिविल वाले में चल जाएगा। जैसे टैक्सेशन लॉ है, कोई टैक्स का लॉ है, तो टैक्स का अगर मान लो कि सरकार ने बनाया कि टैक्स का नया कानून बनाया आज, कि आज से एक कानून लग गया कि भैया अगर कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा भी करेगा तो उसको इतना टैक्स देना पड़ेगा, तो अगर पीछे कोई व्यक्ति वैसा करता हुआ आ रहा होगा तो कितने सालों से करता रहा होगा तो सालों को उसका टैक्स ले लिया जाएगा वो, बल्कि हालांकि उस टाइम कानून नहीं लागू था, समझ रहे हो, टैक्स के यानी ये सिविल टैक्स वाला कानून क्या सिविल में आ जाएगा। तो इसीलिए क्या था अभी जैसे एक चल रहा है, मतलब जो सब ये टेलीकॉम्स कंपनी है जैसे वोडाफोन एयरटेल वगैरह, इन पे कानून आया और इनको टैक्स देना होता था, तो कानून आया, अब वो कानून में संबंधित टैक्स देना था जिस हिसाब से देना कि आपने मतलब क्या है जो सेलर आपके कस्टमर्स उनसे जो पैसा कमाया, अब वो पैसा कहीं भी आपने इन्वेस्ट किया, अगर उससे फिर से प्रॉफिट कमाया, जब आपने पैसा कमाया तो आपने इन्वेस्ट कर दिया हो कहीं पे और उससे आपने पैसा कमाया है, ठीक है, तो उस पैसे से भी जो प्रॉफिट आ रहा है उसका भी आपको, ये संपत्ति वगैरह जहाँ खरीदा है आपको सबका टैक्स हमें भी देना पड़ेगा। तो पहले ऐसा कानून नहीं था, लेकिन अब उन्होंने कानून बनाया तो इतने सालों से ये लोग जितने अमीर थे जब इनको सबको पुराना कई सालों का टैक्स, बहुत पैसा हो गया कि इतने कई करोड़ रुपए आपको अब देने हैं सरकार को, अब बोले आप हाथ खड़े कर दिए, बोले हम भी दे देंगे, हम तो हमारी कंपनी पूरी बिक जाएगी, हम नहीं दे पाएंगे। तभी ये मर्जिंग चालू हुई है कि वोडाफोन एयरटेल सब लोग जुड़ गए, ये सब आपस में जुड़ गए कि भैया हम तो चल नहीं पाए, टाटा डोकोमो BSNL ये वगैरह बहुत सारी, BSNL तो सरकारी है, ये छोटे छोटे जो है ना वोडाफोन IG वगैरह ये तो कतई मर नहीं जा रहे थे हालत में, तो ये जुड़ गए। एयरटेल थोड़ा टिका रहा तो एयरटेल में सब लोग सम्मिलित हो गए ना, अब दो ही मोटे मोटे बच्चे हैं, एयरटेल बचा है और ये जियो वाला बचा है, वरना कितने सारे टाटा डोकोमो अलग था एक, और यूनिनॉर अलग थे, टेलीनॉर वगैरह थे, अब वो टिक ही नहीं पाए सब, तो सब मर्जिंग हो गई सबकी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं IG वोडाफोन अलग से था और वो हच वाला था एक, वो हच का हच वोडाफोन का कुत्ता वगैरह, तो ये सब हट गए। तो इन्हें क्या टैक्सेशन लॉ ऐसे कोई सिविल कानून क्या इस पर भूतलक्षी की मनाही नहीं है, ये तो चल सकता है, लेकिन क्रिमिनल लॉ आप ऐसा नहीं बना सकते कि कोई आप क्राइम को किसी 25 साल की सज़ा या फांसी की सज़ा दिलवा दो, आपको ऐसा कानून बना दो कि ऐसा करने फांसी की सज़ा होगी और तुमने पहले किया था ऐसा, कानून आज से लागू हुआ तो मैं फांसी देने चलो आओ, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। यानी भूतलक्षी विधान समझ में आ गया, एक्स पोस्ट फैक्टो। तो अब 20(2) से संबंधित लिखो, 20(2) से कौन सा सिद्धांत निकलेगा, 20(2) से लिखो दोहरा दंड, वो दोहरा दंड वाली बात है, डबल जियोपार्डी बोलते थे, दोहरा दंड, दोहरा दंड की मनाही, दोहरा दंड, डबल DOUBLE डबल जियोपार्डी JEOPARD बाई, JEOPARD जियोपार्डी की मनाही, यानी 20(2) में क्या है इसकी मनाही होगी, यानी 20(1) क्या 20(1) आर्टिकल में आपने लिखा था किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक अपराध के समय लागू किसी कानून का उसने उल्लंघन न किया हुआ हो। यानी कि आज ये कानून, आज की डेट में ये कानून यहाँ से इतना है, मतलब 2020 से लेके 2024 तक चल जाए और आज किसी कानून का हमने रद्द कर दिया कि ये कानून आज से हटाया जाता है, जैसे धारा 66 हटा दी गई ऐसे कोई कानून आज से हटाया गया है, लेकिन 2020 से 2024 तक उस व्यक्ति ने अगर उस कानून के खिलाफ अगर अपराध किया तो अपराधी है, लेकिन आज के बाद से अगर उसी ने वही काम किया तो अपराधी नहीं है। तो यानी कि अब उसे अपराधी नहीं ठहराओगे आप, या मान लो 2020 से पहले वो कानून नहीं था, ठीक है, तब वो काम वही करता
तो उसे अपराधी नहीं ठहराओगे, यहाँ पर ठहराओगे। यानी कि किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक अपराध के समय लागू, यानी कि अपराध उसने करा, ये यहाँ पे करा, इस समय लागू था ये कानून, तब कानून का उल्लंघन किया, तब अपराधी ठहरा दो आप, ठीक है ना। यानी कि अपराध के समय, यानी अपराध जब कर रहे हो आप, उस समय अगर कोई कानून लागू है, उसका उल्लंघन करा जा रहा है तो वो अपराधी है, ठीक। यहाँ पे अपराध कर रहा है, इस समय ऐसा कोई कानून नहीं है तो उसको अपराधी नहीं बताया जाएगा, ठीक। यहाँ पे अपराध कर रहा था, इस समय कोई ऐसा कानून नहीं है तो अपराधी नहीं ठहराया जाएगा। अपराध के समय अगर कोई कानून लागू हुआ, उसका उल्लंघन कर रहा है तो अपराधी है। ये 20 से कह रहा है। 20(2) कह रहा है कि एक ही अपराध के लिए आप एक से अधिक बार दंडनीय, हालांकि 20(1) में एक चीज़ और लिखी है कि अपराध अगर उसने कानून का उल्लंघन किया है उस समय, अब वो दोषी हो गया, अपराधी हो गया, तो उस कानून में जितनी सज़ा लिखी उतनी ही देना। उसमें लिखी 2 साल तक, 2 साल दोगे, 2.5, 3, 5 नहीं कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, और एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता, ठीक। यानी कि आपने एक बार अपराध किया, उसने अपराध किया, ठीक है, किसी का मर्डर वगैरह किया हो, कुछ मान लो, सज़ा होगी 5 साल की सज़ा होगी या 13 साल की सज़ा होगी। आप फिर से 5 साल की सज़ा फिर से काट के आया, फिर आपका मूड करा, आ जाओ तुमने मर्डर करा था, फिर से सज़ा देना तुम्हारे लिए, यानी फिर से आप सज़ा नहीं, वो एक बार सज़ा काट चुका है, अब बात खत्म, अब अगली बार फिर से मर्डर करे तो फिर से सज़ा देना। तो ये 20(2) हो गया। अब 20(3) क्या हो गया, कह रहे अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी कि आपने मर्डर किया है, आपने कुछ भी ऐसा क्राइम किया, ठीक है, आपने ऐसा कोई क्राइम किया तो आपसे कहा कबूल करो तुमने ही किया ऐसा करके, ज़बरदस्ती स्टेटमेंट लिखवा लेते हैं पुलिस वाले से, तो वो ज़बरदस्ती करके वो सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में वो लागू, उनकी मान्यता नहीं होती है। आप वहाँ पे जो देंगे कि आपसे पूछा जाएगा कि आप गिल्टी फील करते हैं, आप करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो आपको फिर कार्रवाई आगे चलेगी, और कर देंगे तो भाई पे सजा दे दीजिए, ठीक है भाई आप मानते हैं कि आपने अपराध किया है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। 20(3) में अपने विरुद्ध जबरदस्ती गवाही नहीं दिलवाई जाएगी, तुम ही नहीं करा, मान लो ऐसा नहीं करवाया, जबरदस्ती नहीं करवाया जा सकता आपसे। 20(1), 20(2), 20(3) समझ में आ गया। 20(1) से निकला ये वाला सिद्धांत भूतलक्षी विधान की, इसकी मनाही करता है, यानी कोई कानून आप बना दोगे तो पीछे नहीं लागू होगा, वो आज से तो लागू होगा लेकिन वो क्रिमिनल लॉ में होगा, ऐसा टैक्सेशन वाले ऐसे किसी में नहीं होगा, सिविल कानून में नहीं होगा, सिविल मुद्दों में नहीं होगा। सिविल वाले में अगर आपने आज कोई कानून बनाया पीछे भी लागू हो जाएगा, ठीक है, क्राइम वाले में नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऐसे कई बार। और 20(2) में हो गया। 20(2) में अब निकलेगा दोहरा दंड, डबल जियोपार्डी की मनाही करता है। अब इसमें भी समझो, डबल जियोपार्डी में क्या है कि क्या है, एक ही अपराध के लिए आप 2 बार दंड नहीं दोगे, लेकिन जो डबल जियोपार्डी है क्या है, एक ही अपराध के लिए प्रशासन दे सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट से आप सजा पा के आए, आपने, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो भी, ठीक है, ये सेशनल कोर्ट भी होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आपको कोई सजा दे सकता है, वहाँ पे आप, ठीक है, आपने हाई कोर्ट में अपील नहीं करी, आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सजा मान ली और आपने सजा काट ली तो भी ठीक है, आपको वहाँ सजा मिल गई। लेकिन आपको जब सजा मिल गई, आप काट के आ गए, अब आप जिस विभाग में नौकरी कर रहे होंगे, हो सकता है आपने वहाँ पर कोई मेडल वगैरह, रैंकिंग वगैरह हासिल कर ली हो, तो वो आपकी रैंकिंग छीन सकता है कि भाई अच्छा तुमने ये काम कर लिया, गलत है, तुम सजा काट गए, तुमने आज से जो तुम्हें पद मिला था, ये मेडल मिला था, जो तुमसे छीन लिया जाता है, ठीक। ये एक दोहरा दंड हो गया, एक दंड आपको वहाँ मिल के आया, एक आपसे छीन लिया गया, आपका प्रमोशन या डिमोशन हो गया, ये भी कर दिया जा सकता है, आपका ट्रांसफ़र कर दिया जा सकता है। ये सब आपकी सजाई तो मिल रही है एक तरीके, उसी की वजह से मिल रहा है कि अच्छा तुमने ऐसा करा, तुम हमारे यहाँ नहीं बैठोगे, तुम्हें कल से यहाँ भेज दिया जाता है, जो अच्छी जगह नहीं है, एक तरीके से दंड मिला। तो आप नहीं कह सकते कि बाद में जाके कि मुझे दोहरा दंड मिल रहा है, एक बार सब सजा काट आया हूँ तो मुझे फिर मेरे साथ वो व्यवहार क्यों किया जा रहा है। वो विभाग कर सकता है, प्रशासन कर सकता है, ये बात समझा। यानी कि दोहरे दंड की मनाही कर रहे हैं, लेकिन दोहरे दंड की मनाही कर रहे हैं वही उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह, मतलब न्यायालय बार बार आपको सजा नहीं देगा, उसके लिए प्रशासन आपके घर वाले निकाल सकते हैं, घर पहुँचो तो गंगा मतलब यहाँ पे, ये भी एक सजा है, ये भी तो दंड मिलेगा आपको इस चीज़ का। तो यानी कि दोहरा क्या है, यहाँ पे 13, 15 कितना भी 16 पहुँच सकता है, वो प्रशासन के तौर पर अलग या फिर बाहर आपके अलग, ठीक है, आपके दोस्त आपसे नहीं मिलना, एक आपको वो भी सजा लगेगी, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो जैसे इसमें ध्यान रखना, भूतलक्षी विधान सिविल कानूनों में नहीं लगेगा, इस जो क्रिमिनल कानून में पीछे का नहीं माना जाएगा, इसमें लागू होगा, इसमें कर सकते हैं। ऐसे दोहरा दंड क्या आया कि आपको सुप्रीम कोर्ट वगैरह में नहीं दिया जाएगा, बाकी आपके घर, आपके प्रशासन, आपके विभाग जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ पे मिल सकता है। दोहरा 13, 14, 5 कितनी बार मिल सकता है, ठीक। 20(3) में लिखो आत्म अभिवंशन, आत्म अभिवंशन, आत्म अभिशंसन, सेल्फ इंक्रिमिनेशन की मनाही। 20(3) में क्या लिखोगे, आत्म अभिशंसन, ये लिखा है, आत्म अभिशंसन, ठीक है, सलजम वाला फिर सपेरा वाला, आत्म अभिशंसन, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इंक्रिमिनेशन की मनाही, सेल्फ इंक्रिमिनेशन की मनाही। यानी पहला 20(1) क्या किसकी मनाही करता है, भूतलक्षी विधान की मनाही करता है,
दूसरा किसकी मनाही करता है? दोहरे दंड की मनाही करता है। तीसरा किसकी मनाही करता है? आत्म अभिशंसन की मनाही, यानी सेल्फ इंक्रिमिनेशन की मनाही। ये क्या हुआ? सेल्फ इंक्रिमिनेशन वही है, अपने विरुद्ध आप आत्म अभिशंसन नहीं कर सकते। ये मनाही करता है कि भैया एक को विरुद्ध नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते उसके साथ कि तुम ही नहीं करा मान लो ऐसे करके। लेकिन ये बात है, जैसे ये क्या है, पुलिस के लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाती है कि भाई आप मदद कर दो कि आपने खून किया नहीं हुआ है, तो कहते हैं हाँ किया है, तो ठीक है आपने मदद कर दी, एक पुलिस की एक मदद हो गई। लेकिन जैसे अब ये है कि कार्रवाई में अगर मुझे कोई डेटा जुटाना है, डेटा जुटाने के लिए जैसे हम बाध्य कर जा सकते हैं, जैसे अब नार्को टेस्ट वगैरह एक बार को अलग बात है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स वगैरह उनके चाहिए, टेस्ट वगैरह करवाने हैं, तो उसके लिए बाध्य किया जा सकता है। वो टेस्ट के लिए मना कर रहा है कि नहीं मैं टेस्ट नहीं करवाऊंगा, तो इसके लिए आपको बात किया जा सकता है। लेकिन गवाही आपसे दिलवाई सकती है। इन दोनों में मतलब ये पेज ध्यान रखना है कि कोई टेस्ट वगैरह ऐसे हैं अगर, तो उसके लिए उससे बाध्य किया जा सकता है कि वो मना कर रहा है, उसे पता है कि मैंने टेस्ट दे दिए शायद मैं पकड़ा जाऊँ, ठीक, तो उसके लिए उसे बाध्य किया जा सकता है कि आपको टेस्ट देंगे। फिर उसमें नार्को टेस्ट का एक केस लगाता है कि उसमें जबरदस्ती भी अलग तरह, मतलब उसमें जब उसकी स्टेज ही नहीं रहती है बोलने वालने की। लेकिन और छोटे मोटे टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट है या डीएनए टेस्ट है, सैंपल टेस्ट है, ये सब टेस्ट वगैरह की आपको बाध्य कराया जा सकता है अगर आप देने नहीं चाह रहे हैं तो, क्योंकि आप उसमें जो प्रोसेसिंग है उसमें बाधा डाल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप अपने घर आप अपराधी घोषित हो जाओ, आप टेस्ट तो हो सकता है, अगर निर्दोष आप बच जाओगे, टेस्ट देने के लिए आपको बाध्य कराया जाता है, ठीक है। यानी कि आत्म अभिशंसन की मनाही तो करता है, लेकिन तब अभिशंसन की अपने ही खिलाफ अपने आप को कतई मार डालो ऐसा इसकी मनाही करता है कि आपने कह दिया कि हाँ ठीक है मैं अपराधी हूँ, मैं मान लेता हूँ, तो आप भाई आपको दोषी करार दे दिया जाएगा, वहाँ पे आपको सज़ा मिलेगी, तो उसकी मनाही करता है। वो आपको ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते कि आपको कबूल करना है, हाँ ये ज़बरदस्ती करवा सकते हैं कि टेस्ट वगैरह की, ठीक है। ये बात समझ में आ रही? तो आर्टिकल 20 भी खत्म। यानी कोई चिकित्सीय, अगर चिकित्सकीय मेडिकली कोई टेस्ट की बात हो रही हो तो आप टेस्ट करवा सकते हो। अब आर्टिकल 21 डालो।